हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं? चलिए ठीक है। आज हम कक्षा 11 की रसायन विज्ञान में पहले चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं सारे बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तब तक ये टॉपिक समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं इसी वीडियो को, सारी वीडियो जितनी भी वीडियो आप लोग देखते हैं उसको लास्ट तक देखें और सीरियल से देखें। ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड कर करके देखें। ओके, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो उस फॉरवर्ड करने के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसमें हो सकता है वो समझाने वाली महत्वपूर्ण बात आप फॉरवर्ड कर दें। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण होता क्या है? ठीक है, इसको पहले समझें। कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो उसमें कोई ना कोई यौगिक भाग लेंगे, है ना। तो जब यौगिक भाग ले रहे हैं उनको यदि हम प्रतीकों के द्वारा या उनके सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे तो वहां पर एक समीकरण बनता है और उसी समीकरण को क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण। ठीक है, बात समझ में आई कि रासायनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले यौगिकों को यदि हम सूत्र या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उससे बनी हुई समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आप हमें ये बात बताएं, अमोनिया जैसे बनाना है। ठीक है, तो अमोनिया बनाने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? हाइड्रोजन की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हाइड्रोजन की। और किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नाइट्रोजन की। ओके, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अमोनिया। क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हाइड्रोजन मिला, नाइट्रोजन मिले और आपस में दोनों मिल करके क्या बना लिए? अमोनिया। अब आगे यदि हम इन यौगिकों को हम इनके सूत्र के द्वारा या इनके प्रतीकों के द्वारा यदि प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, चलिए हाइड्रोजन को कैसे डिनोट किया जाता है? H2 से। नाइट्रोजन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? N2 से। ठीक, जब ये दोनों आपस में मिलता है तो अमोनिया बनता है, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ठीक है, तो अब आप एक बात बताएं कि यहाँ पर हमने उनके प्रतीकों के द्वारा या उनके सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया तो इससे एक समीकरण बनी। इसी समीकरण को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। ओके, बात समझ में आई? ठीक, अब चलिए, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये बैलेंस नहीं है। ठीक, बैलेंस का मतलब क्या होता है? यहां पर अच्छा एक बात और बता दूं कि ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, एरो के पहले वाले भाग को अभिकारक अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक अणु। अभिकारक अणु का मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को अभिकारक अणु कहते हैं। बात समझ में आई? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को अभिकारक अणु कहते हैं। ठीक, और एरो के बाद ये जो बना हुआ है अमोनिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। ठीक, तो बात समझ में आई? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो उसमें एरो बनेगा, तो एरो के बाद जो कुछ भी होता है उसे उत्पाद कहते हैं और एरो के पहले वाले पूरे के पूरे भाग को क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेश कर देता हूं। ठीक, अब जैसे हमने अमोनिया बनाया N2 और H2 से, ओके, क्या बना? हमारा अमोनिया। ठीक, अभी देखो क्या है कि यहां पर जो अभिकारक अणु है उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या और जो उत्पाद है उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब बराबर नहीं होते हैं अभिकारक से उत्पाद तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हमको दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी? समान करनी पड़ेगी। ठीक है, तो समान करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले काउंट करते हैं कि अभिकारक अणुओं की तरफ कितने परमाणु हैं और उसके बाद काउंट करते हैं उत्पाद तरफ कितने परमाणु हैं। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो हमको क्या करना है? इन्हें बराबर करना है।
सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन करना है। ठीक, तो जब 2 नाइट्रोजन करना है तो यहाँ पे हमें 2 का गुणा करना है। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं? जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा तो नाइट्रोजन में हो जाएगा, तो ये 1 से क्या बन गया, 2 नाइट्रोजन के परमाणु बन गए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है, तो 2 का गुणा हाइड्रोजन के साथ भी होगा। ठीक, इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 से क्या हो जाएगी, 6। बात समझ में आई? जैसे आप लोगों ने देखा होगा मैथ में, यदि a प्लस b है और यहाँ पे 3 लगा हुआ ब्रैकेट के बाहर, और जब ब्रैकेट खुलता है तो 3 का मल्टीप्लाई a के साथ भी होता है और 3 का मल्टीप्लाई b के साथ भी होता है। ऐसे ही ये पूरा का पूरा एक अयौगिक है, NH3 एक यौगिक है। अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो नाइट्रोजन के साथ भी होगा और वही मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 हो गया, ये बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। ये अभी अनबैलेंस है। इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को 6 बनाना है। तो यहाँ पर 2 है, क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये भी क्या बन जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो ये भी क्या हो जाएगा 6। अब देखिए नाइट्रोजन भी 2 है, ठीक, हाइड्रोजन भी 2 है, इसका मतलब अब ये रासायनिक समीकरण कैसी हो गई, बैलेंस हो गई है। ठीक है, मतलब हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये हमारी जो रासायनिक समीकरण है ये कैसी है, बैलेंस्ड है। ठीक, बात समझ में आई? चलिए, अच्छा एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हम किससे करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट से। किससे करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और क्या बना लेगा, बेरियम नाइट्रेट। क्या बनाएगा, बेरियम नाइट्रेट। ठीक, अब देखो ये क्या है, अभिक्रिया ही तो है। ठीक है, अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के फलस्वरूप देखिए नए नए उत्पाद बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब क्या करना है, हमको इसे रासायनिक समीकरण के रूप में लाना है। तो रासायनिक समीकरण के रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद के अणुओं को उनके सूत्र या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बेरियम क्लोराइड को क्या राइट कर सकते हैं, BaCl2, ओके, प्लस सिल्वर नाइट्रेट है मतलब AgNO3। ठीक, जब हम इसको गिफ्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl और साथ में क्या बनेगा, बेरियम नाइट्रेट मतलब BaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये सॉल्ट होता है। ठीक है, जब कभी भी ये बनता है तो ये प्रेसिपिटेट बन करके टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग पानी में मिट्टी को घोलते हैं तो कुछ देर के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना, तो ऐसे ही जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये भी साल्ट बन करके प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए इसको क्या किए, इस अभिक्रिया को हमने सूत्र के रूप में ला दिया, इस वजह से ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, रासायनिक समीकरण बन गई। ठीक है, ये कौन सी है, रासायनिक समीकरण। बस अभी क्या बात बची है यहाँ पे, अभी ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पे NO3 कितना दिया हुआ है 2, जबकि यहाँ पर NO3 दिया हुआ है 1। ठीक, बाकी यहाँ पर Cl2 कितना दिया हुआ है 2, जबकि यहाँ पर Cl दिया हुआ है 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर Cl2 2 है तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर Ag 1 से क्या हो गया, 2Ag हुआ और Cl भी कितना हो गया, 2 हुआ कि नहीं। अब देखो जब यहाँ पर Ag 2 हो गया और यहाँ पर Ag कितना है 1, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Ag भी 2 हो जाएगा और NO3 भी 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, NO3 कितना है 2 और यहाँ पर भी NO3 कितना हो गया 2। इसका मतलब अब रासायनिक समीकरण कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से राइट कर देते हैं, BaCl2 प्लस 2AgCl गिव्स 2Ag
सॉरी यहाँ पर AgCl नहीं होगा ना, यहाँ पे AgNO3 होगा। अच्छा करते हैं, यहाँ नंबर को उड़ा देते हैं, पहले अच्छे से राइट करते हैं। BaCl2 प्लस 2AgNO3 gives 2AgCl प्लस BaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए ये हमारा बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण। मतलब अब ये कैसा है? ये बैलेंस्ड है। ठीक, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ये कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा बेरियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? बेरियम नाइट्रेट। ये हमारा क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ओके, और ये हमारा क्या है? बेरियम क्लोराइड। अच्छा, ये बात हो गई हमारी रासायनिक समीकरण की। अभी एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, स्टाइकियोमेट्री। क्या बचा हुआ है? स्टाइकियोमेट्री। देखो भैया, स्टाइकियोमेट्री कोई अजीब सी चीज नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात है। स्टाइकियोमेट्री वो नंबर है या वो संख्या है जो हम लोग रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए यौगिकों के या अणुओं के आगे लगाते हैं। बात समझ में आई? स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? स्टाइकियोमेट्री एक संख्या है जो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए यौगिकों के आगे या अणुओं के आगे लगाई जाती है। अब अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए क्या किया था? 2 का यहाँ पर गुणा किया और इसको भी 2 का गुणा किया, तभी तो रासायनिक समीकरण बैलेंस हुआ। अगर हम ये 2 का गुणा नहीं करते तो क्या ये रासायनिक समीकरण बैलेंस था? क्या नहीं बैलेंस था। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो 2 नंबर इस पे आगे लगे हुए हैं, यही क्या है? स्टाइकियोमेट्री। क्या है हमारा? स्टाइकियोमेट्री। बात समझ में आ गई ना भैया कि स्टाइकियोमेट्री क्या होता है? स्टाइकियोमेट्री वह संख्या है जो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए अणुओं या यौगिकों के आगे लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें हम केवल और केवल स्टाइकियोमेट्री को ही बताएंगे। ठीक है, जैसे जहां पर हाइड्रोजन है, उसकी अभिक्रिया हमने आयोडीन से करा दी, तो यहां पर क्या बनेगा? HI। ठीक है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलती हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती हैं। ठीक है, अब ये बताइए रासायनिक समीकरण बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए यौगिकों के या अणुओं के आगे लगाई गई संख्या को ही स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्री। बात समझ में आ गई ना स्टाइकियोमेट्री क्या होती है? ठीक है, मतलब कोई भी अणु होगा या कोई भी यौगिक होगा, उसके आगे जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं, इसी को ही स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब आपको एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो चैप्टर 1 है, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री से ही आपका सिलेबस ओवर हो रहा है। ठीक, चैप्टर 1 में आपका जो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, ये चैप्टर ओवर हो रहा है। अगर किसी बच्चे को इसके पहले की टॉपिक को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। यदि उसके पास कोई वीडियोस वगैरह नहीं पहुंच पा रही हैं तो वो YouTube चैनल पे जाकर के देख सकता है। और इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक को आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करें। तो हम लोग जो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वो क्या होगा? चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, परमाणु संरचना। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।